कल्पना कीजिए आप एक युवा इंजीनियर हैं। आपने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 साल लगाए हैं, अपनी सारी जमा पूंजी, निवेशकों का पैसा सब लगाकर एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया है। और आज वो लॉन्च हो रहा है। आप श्रीहरिकोटा के कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं। पहला स्टेज कामयाब, दूसरा कामयाब, और फिर अचानक सब खत्म। हाँ, अचानक उड़ान के 8 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका सपना वो अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो जाता है। आज हम सिर्फ एक रॉकेट की नाकामी की नहीं बल्कि ऐसे ही कई सपनों के टूटने की कहानी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये कहानी है भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV की, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार, और वो भी ठीक एक ही तरह से फेल हुआ है। और इसीलिए आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। हम समझेंगे कि PSLV C62 मिशन के साथ असल में हुआ क्या। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी चूक से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इसरो की पारदर्शिता पर, उसके क्वालिटी कंट्रोल पर और भारत के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के भविष्य पर उंगली उठा रहा है। सही कहा। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो PSLV C62 ने उड़ान भरी। शुरू में तो सब कुछ एकदम सही लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। पहला स्टेज, जो सबसे शक्तिशाली होता है, उसने अपना काम किया और अलग हो गया। दूसरा स्टेज भी कामयाब रहा। स्क्रीन पर जो भी डेटा आ रहा था वो एकदम सटीक था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि रॉकेट लॉन्च जो है वो एक रिले रेस की तरह होता है। रिले रेस? हाँ। रॉकेट के 4 स्टेज होते हैं, मतलब 4 अलग अलग इंजन जो एक के बाद एक जलते हैं और बैटन अगले को पास करते जाते हैं। हर स्टेज का काम होता है रॉकेट को और ज्यादा ऊंचाई और रफ्तार देना, ताकि आखिर में सैटेलाइट अपनी मंजिल मतलब ऑर्बिट तक पहुंच सके। और यहाँ पहले 2 धावकों ने रेस बेहतरीन तरीके से पूरी की। लेकिन फिर उड़ान के लगभग 8 मिनट बाद जब तीसरा स्टेज काम कर रहा था और अपने जलने के आखिरी 10 सेकंड में था, तभी गड़बड़ शुरू हो गई। रॉकेट ने अजीब तरह से घूमना शुरू कर दिया, जिसे तकनीकी भाषा में टम्बलिंग कहते हैं। हाँ, टम्बलिंग मतलब वो नियंत्रण को बेरमिठा। बिल्कुल, जैसे कोई कार तेज रफ्तार में हाईवे पर नियंत्रण खो दे और गोल गोल घूमने लगे। इसरो के वैज्ञानिकों का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया और मिशन पटरी से उतर गया। और यहीं पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। तीसरा स्टेज, जिसे PS3 भी कहते हैं, वो शायद पूरे मिशन का सबसे नाजुक हिस्सा है। सबसे नाजुक क्यों? क्योंकि इस स्टेज में रॉकेट वायुमंडल के घने हिस्से से निकलकर अंतरिक्ष के वैक्यूम में, मतलब खाली जगह में जाने की तैयारी कर रहा होता है। अच्छा। इसी दौरान उसे सबसे ज्यादा गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ता है। और इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, जिसका मतलब है कि एक बार जलना शुरू हो गया तो आप उसे बंद नहीं कर सकते। उसे अपना काम पूरा करना ही होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि कुछ महीने पहले, मई 2025 में, PSLV C61 मिशन भी ठीक इसी तीसरे स्टेज में और ठीक इसी तरह से फेल हुआ था। एग्जैक्टली सेम फेलियर। एक ही रॉकेट, लगातार 2 मिशनों में एक जैसी विफलता। ये सिर्फ एक हादसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही कहा। जब एक ही तरह की गलती दोहराई जाती है तो सवाल तो उठेंगे ही। लाजमी है। एक ऐसा रॉकेट जिसने 60 से ज्यादा सफल उड़ानें भरी हों, जिसकी सफलता दर 95% से ज्यादा हो, उसका लगातार 2 बार एक ही जगह पर फेल होना, यह स्टैटिस्टिकली भी बहुत रेयर है। तो इतना बड़ा नुकसान, एक जासूसी सैटेलाइट, दर्जनों प्राइवेट सैटेलाइट्स और दशकों की बनी साख, ये सब सुनने के बाद जाहिर है मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर हमारे सबसे भरोसेमंद रॉकेट के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? पहले नुकसान के पैमाने को समझते हैं। हमने असल में खोया क्या है? देखिए, सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक नुकसान जो है वो मुख्य सैटेलाइट का है, जिसका नाम था अन्वेषा या EOS-N1। अन्वेषा? हाँ, ये DRDO यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी। एक बहुत ही उन्नत, मतलब एडवांस्ड जासूसी सैटेलाइट थी। इसमें हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक थी। एक मिनट, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये सुनने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये एक सामान्य कैमरा से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, हमारी आंख या एक सामान्य कैमरा लाल, हरे और नीले, मतलब 3 रंगों में दुनिया को देखता है। RGB। बिल्कुल, RGB, और उन्हीं 3 रंगों को मिलाकर बाकी रंग बनते हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा वो सैकड़ों रंगों में देखता है।
ऐसे रंग जो हमारी आंखों को दिखाई भी नहीं देते। ओह अच्छा। इस वजह से ये सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता, बल्कि जमीन पर मौजूद चीजों के मटेरियल तक को पहचान सकता है। जैसे ये पता लगा सकता है कि कोई टैंक असली मेटल का बना है या सिर्फ धोखे के लिए बनाया गया एक लकड़ी का मॉडल है। अरे वाह। या फिर किसी खेत में कौन सी फसल लगी है और वो कितनी स्वस्थ है। ये हमारी सेना के लिए सीमाओं पर रियल टाइम निगरानी का एक गेम चेंजर होता। मतलब ये कि हमने सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि अपनी निगरानी की एक बहुत बड़ी क्षमता खो दी है। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रॉकेट पर 15 और सैटेलाइट्स भी थे। बिल्कुल। और यहीं पर इस घटना का मानवीय और आर्थिक पहलू सामने आता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ डब्बों का नुकसान नहीं है। जरा सोचिए, हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस, एक स्टार्टअप। हाँ, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। उन्होंने इससे एक मिशन में अपने 10 मिशन खो दिए। 10? हाँ। एक और स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस अंतरिक्ष में भारत का पहला डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा था। इयॉन स्पेस लैब्स मीरा नाम का एक कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप भेज रही थी। इन छोटी कंपनियों के लिए एक सैटेलाइट बनाना एक बच्चे को पालने जैसा होता है। उनकी पूरी फंडिंग, उनका भविष्य, सब कुछ इसी एक लॉन्च पर टिका होता है। तो ये सिर्फ ध्रुवा स्पेस या टेक मी टू स्पेस का नुकसान नहीं, ये तो पूरे भारतीय स्पेस टेक इकोसिस्टम के भरोसे पर एक चोट है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये स्टार्टअप से सैटेलाइट नहीं बना रहे थे, ये भारत के लिए एक नया बाजार बना रहे थे। जब आप एक विदेशी निवेशक को पिच करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा लॉन्च पार्टनर इसरो है, जो दुनिया में सबसे भरोसेमंद है। इस एक विफलता ने उन सभी की पिच को कमजोर कर दिया है। सही बात है। नुकसान से भी ज्यादा इसने एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। पहले विदेशी ग्राहक पीएसएलवी को डिफॉल्ट चॉइस मानते थे। अब वो शायद 2 बार सोचेंगे, शायद स्पेसएक्स या किसी और की तरफ देखेंगे। मतलब हमने अपनी मार्केट एडवांटेज को दांव पर लगा दिया है। बिल्कुल। हमने सिर्फ एक लॉन्च नहीं खोया है। और इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सैटेलाइट्स भी थे, ब्रिटेन, ब्राजील, नेपाल, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों के। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा हुआ क्यों? यहाँ से 2 बड़ी थ्योरीज सामने आ रही हैं। हाँ। पहली कि यह एक तकनीकी और क्वालिटी कंट्रोल का संकट है, और दूसरी जो इंटरनेट पर काफी चर्चा में है कि ये एक साजिश है। पहली थ्योरी की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल संकट। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या की जड़ पीएसएलवी C62 में नहीं, बल्कि पीएसएलवी C61 की विफलता के बाद के रवैये में है। मतलब? किसी भी मिशन के फेल होने के बाद एक फेलियर एनालिसिस कमिटी यानी FAC बनाई जाती है, जो विफलता के कारणों की जांच करती है। ठीक है। C61 की विफलता की जांच रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। 1 मिनट, आपका मतलब है कि हमें आधिकारिक तौर पर कभी ठीक से पता ही नहीं चला कि पिछली बार गलती क्या हुई थी? सही पकड़ा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती तो शायद खामियों पर खुलकर अकादमिक और औद्योगिक स्तर पर चर्चा होती। और शायद C62 में उसे दोहराने से बचा जा सकता था। इस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि स्टेज 3 की मोटर केसिंग में कोई बनावटी खराबी हो, या नोजल को नियंत्रित करने वाला थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम ने काम ना किया हो। ये भी हो सकता है कि किसी नए सप्लायर से आए मटेरियल की क्वालिटी में कोई खराबी हो। ये सभी संभावनाएं एक गंभीर क्वालिटी कंट्रोल चूक की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, ये तो हुई तकनीकी खामी की बात, जो समझ में आती है। लेकिन इंटरनेट पर एक और शब्द तैर रहा है, साजिश। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। क्या इस थ्योरी में वाकई कोई दम है? देखिए, पहली नजर में ये फिल्मी ही लगता है, लेकिन जब आप पैटर्न देखते हैं, C61 में जासूसी सैटेलाइट, C62 में जासूसी सैटेलाइट, तो सवाल उठने लगते हैं। इससे पहले GSLV के एक मिशन में भी हमारा अपना GPS यानी नाविक सैटेलाइट, और एक दूसरे मिशन में GSAT-1 जो कि एक डुअल यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, वो भी फेल हुए थे। अच्छा। तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत, खासकर प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद, कुछ विदेशी शक्तियों को पसंद नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है, पर इस संभावना को सिरे से खारिज करना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये संभव कैसे है? मेरा मतलब है, इसरो तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। वहां तो सुरक्षा बहुत कड़ी होती होगी। कोई बाहर से आके गड़बड़ी कैसे कर सकता है? साजिश की थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि ये गड़बड़ी सीधे रॉकेट में नहीं, बल्कि सप्लाई चेन के स्तर पर की जा सकती है। सप्लाई चेन में? हाँ, इसके कई काल्पनिक तरीके हो सकते हैं, जैसे कि स्टेज 3 के किसी अहम पुर्जे में जानबूझकर माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट डाल देना, जो सामान्य जांच में पकड़ में ना आए।
या फिर रॉकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को किसी तरह से कमजोर कर देना ताकि वो अंतरिक्ष के अत्यधिक दबाव और गर्मी को झेल ना पाएं। या फिर सॉलिड फ्यूल में बहुत मामूली स्तर पर मिलावट करना। और एक बात साइबर अटैक की भी हो रही है। 1 मिनट, साइबर अटैक, क्या ये सच में संभव है? मेरा मतलब, ये कोई लैपटॉप तो है नहीं, ये एक रॉकेट है। क्या कोई हैकर सच में उड़ते हुए रॉकेट को कंट्रोल कर सकता है? उड़ते हुए रॉकेट को नहीं, लेकिन लॉन्च से पहले उसके सिस्टम में छेड़छाड़ की जा सकती है। अच्छा। और ये सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। रॉकेट के सेंसर्स और कंप्यूटर में ऐसा मैलवेयर डालना जो जमीन पर टेस्ट के दौरान शांत रहे, लेकिन सिर्फ उड़ान के दौरान स्टेज 3 में जाकर एक्टिवेट हो और गलत कमांड देकर रॉकेट को उसके रास्ते से भटका दे। बाप रे। ये सब सुनने में भले ही किसी जासूसी नॉवल जैसा लगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। ये तो वाकई चिंताजनक है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इस साजिश वाली थ्योरी के खिलाफ भी कोई मजबूत तर्क है? हाँ बिल्कुल, और बहुत मजबूत तर्क हैं। पहला, इसरो के ज्यादातर मिशन रक्षा या दोहरे उपयोग वाले ही होते हैं। मतलब ड्यूल यूज। हाँ, ड्यूल यूज। भारत जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसका इस्तेमाल नागरिक कामों के साथ साथ सेना भी करती है। तो अगर कोई मिशन फेल होता है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो एक रक्षा या ड्यूल यूज सैटेलाइट ही होगा। ये सिर्फ एक सहयोग हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, इसरो की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार नजर रखती हैं। ऐसे में किसी अंदरूनी साजिश की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो फिर सच क्या है? क्वालिटी कंट्रोल की समस्या या साजिश? यहां पर एक ज्यादा जरूरी बात समझने की है। साजिश की थ्योरी को बल कहां से मिलता है? उसे बल मिलता है सन्नाटे से। सन्नाटे से? हाँ। C61 की विफलता पर इसरो की चुप्पी ने एक खाली जगह बना दी और उस खाली जगह को भरने के लिए अटकलें और साजिश की थ्योरी सामने आ गईं। तो असली संकट शायद ये नहीं है कि ये साजिश है या नहीं। असली संकट ये है कि इसरो जैसी संस्था ने इतनी बड़ी विफलता पर पारदर्शी तरीके से जानकारी क्यों नहीं दी। अगर पहली विफलता की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने होती तो शायद आज साजिश की बात ही नहीं हो रही होती। तो कुल मिलाकर भारत का वर्क हॉर्स रॉकेट 2 बार एक ही तरह से फेल हुआ है। एक कीमती रक्षा संपत्ति खो गई है और भारत के उभरते हुए प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसरो के सामने अब अपनी विश्वसनीयता और पारदर्शिता दोनों को फिर से साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। आगे का रास्ता एक बहुत ही गहन और पारदर्शी जांच से होकर गुजरेगा। अब सुझाव ये आ रहे हैं कि एक नहीं बल्कि कई स्वतंत्र जांच कमेटियां बनाई जाएं, जो एक दूसरे के काम को क्रॉस चेक कर सकें। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है कि स्टेज 3 का जमीन पर स्टैटिक फायर टेस्ट किया जाए। मतलब? यानी रॉकेट को उड़ाने से पहले उसके इंजन को जमीन पर ही पूरी क्षमता से चलाकर देखा जाए कि क्या वो सही से काम कर रहा है। ये तो बहुत जरूरी लगता है। मुझे याद है GSLV के शुरुआती दिनों में भी ऐसी दिक्कतें थीं। जब वो बार बार फेल हो रहा था, तब एक सीनियर साइंटिस्ट ने कहा था, रॉकेट को आसमान में फेल होने से बेहतर है जमीन पर 1000 बार फेल करा लो। सही बात है। ये स्टैटिक फायर टेस्ट वही फिलॉसफी है। पहले जमीन पर अपनी गलतियां ढूंढो ताकि आसमान में सिर्फ कामयाबी मिले। और शायद विश्वास बहाल करने के लिए इसरो को PSLV के कुछ डेवलपमेंटल फ्लाइट्स करने पड़े। डेवलपमेंटल फ्लाइट्स? हाँ, मतलब ऐसे लॉन्च जिनमें कोई महंगा या जरूरी सैटेलाइट ना हो, सिर्फ डमी पेलोड हो। इससे सिस्टम में फिर से भरोसा पैदा होगा। ये पूरी घटना वाकई इसरो और भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक अहम मोड़ है। दशकों की मेहनत से बनी साख को फिर से स्थापित करना होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इंजीनियरिंग में विफलता से ही सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। उम्मीद है कि इसरो इस संकट से और मजबूत होकर उभरेगा। ये पूरी घटना एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है। जब कोई देश अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति बनने की दौड़ में होता है, तो क्या वह अपनी गति और महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी दशकों पुरानी विश्वसनीयता के साथ कोई समझौता करने का जोखिम उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या जल्दी लॉन्च करने का दबाव इसरो के 3 दशक पुराने और भरोसेमंद सिस्टम में कुछ ऐसी अनदेखी दरारें पैदा कर रहा है जिन पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया? असली चुनौती शायद एक रॉकेट के पुर्जे को ठीक करने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे और प्रक्रिया को ठीक करने की है जिसने इसरो को इसरो बनाया। इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में इसरो के एक्शन ही देंगे।